तेल, जिसे लिक्विड पावर भी कहते हैं। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है ताकत की, संसाधनों की और उस जंग की जिसमें पिसता कौन है? हमेशा एक आम इंसान। तो चलिए इस पूरे पावर गेम को ना जरा शुरू से समझते हैं। तो दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाते हैं। एक देश दिखता है, वेनेजुएला। अब पहली नजर में शायद ये किसी को भी एक आम सा देश लगे, लेकिन ठहरिए, इसकी जमीन के नीचे ना एक ऐसा राज, एक ऐसा खजाना दफन है जिसने इसकी किस्मत लिखी भी और फिर अपने ही हाथों से मिटा भी दी। और ये खजाना क्या है? ये है काला सोना। जी हाँ, तेल। और हम किसी छोटे मोटे भंडार की बात नहीं कर रहे। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। ये कोई मजाक नहीं है। इतनी दौलत, इतनी ज्यादा दौलत तो किसी भी देश को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकती है ना? अब इस कहानी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है। दुनिया के दूसरे छोर पर एक सुपर पावर, अमेरिका। एक ऐसी ताकत जिसे अपनी इकोनॉमी की मशीन चलानी है, अपनी वर्ल्ड पावर बनाए रखनी है, और इन सबके लिए उसे क्या चाहिए? लगातार, नॉन स्टॉप एनर्जी। तो देखिए, इक्वेशन कितना सीधा है। एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ उस दौलत की जबरदस्त जरूरत। बस यहीं से शुरू होती है वेनेजुएला की कहानी। एक ऐसे खजाने की कहानी जो वरदान भी था और एक भयानक अभिशाप भी। एक जमाना था जब वेनेजुएला के शहर तेल के पैसे से सचमुच जगमगाते थे। सब बढ़िया था, लोग खुश थे, प्रॉस्परस थे। लेकिन फिर कहानी ने एक मोड़ लिया। कुछ गलत फैसले, बढ़ता हुआ करप्शन और पॉलिटिकल टेंशन, इन सब ने मिलकर उस रोशनी को धीरे धीरे अंधेरे में तब्दील करना शुरू कर दिया। और आज का हाल ये है कि सड़कें वीरान हैं, लोग राशन के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगे हैं और उनकी करेंसी, उसकी कीमत रद्दी के कागज से ज्यादा नहीं है। और इस पूरे ड्रामे के सेंटर में कौन है? वहां के लीडर निकोलस मदुरो, जिनकी बस एक ही जिद है, एक ही कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्ता हाथ से ना जाए। तो संकट तो गहरा ही रहा था। और अब इस कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है, और ये एंट्री सब कुछ बदल देती है। चलिए देखते हैं कि अमेरिका ने आखिर किया क्या। अमेरिका ने दुनिया के सामने आकर कहा कि वेनेजुएला में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर नहीं हैं, उनमें धांधली हुई है। अब सुनने में ये शायद एक मामूली डिप्लोमैटिक बयान लगे, लेकिन नहीं, ये एक बड़े तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी थी। और वो तूफान आया सैंक्शंस, यानी प्रतिबंधों के रूप में। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि वेनेजुएला से कोई व्यापार नहीं, उनका तेल कोई नहीं खरीदेगा, पैसों के आने जाने के सारे रास्ते बंद। अगर सीधे सीधे कहें तो अमेरिका ने वेनेजुएला की इकोनॉमी की जो लाइफलाइन थी ना, उसका स्विच ही ऑफ कर दिया। तो अब ये लड़ाई सिर्फ दो सरकारों के बीच की नहीं थी, नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस का गेम बन चुका था, एक बड़ी शतरंज की बिसात। पर पता है इस खेल में कौन से मोहरे पिट रहे थे? वो थे आम लोग। इस पावर की लड़ाई ने ना वेनेजुएला को मानो बीच से ही तोड़ दिया। एक तरफ थे निकोलस मादुरो और उनकी सरकार, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ खड़े थे जुआन गाइदो। इन्होंने खुद को देश का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, और जाहिर है इनको सपोर्ट किसका था? अमेरिका का। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल खींचतान में, इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? नेताओं का? नहीं। बाहर की बड़ी ताकतों का? बिल्कुल नहीं। असली कीमत चुका रहे थे वहां के आम लोग, वेनेजुएला की जनता। और इस संकट का जो असर जमीन पर दिख रहा था ना, वो दिल दहलाने वाला था। बच्चे भूखे थे, परिवार एक एक निवाले के लिए मोहताज थे। जरा सोचिए, वो देश जो तेल के समंदर पर बैठा था, आज वहां भूखमरी फैली हुई थी। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लोगों के पास अपना घर, अपना वतन, सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये साउथ अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस बन गया। सोचिए, एक पूरी की पूरी जनरेशन अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गई। तो जब ऐसा लग रहा था कि बस वेनेजुएला की कहानी अब खत्म, सब कुछ अंधेरे में डूब चुका है, ठीक तभी इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। गेम अभी ओवर नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या बदल गया कि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही हिल गया? जवाब एक ही था, तेल। वही तेल। हुआ ये कि दुनिया भर में तेल की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी।
ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ बड़े बदलाव हुए और अमेरिका को अचानक से और तेल की जरूरत आन पड़ी। और ऐसे में नजर कहाँ जाती? घूम फिरकर वापस वेनेजुएला पर। और बस कहते हैं ना, जरूरत सब कुछ करा देती है। अमेरिका ने उसी मदुरो सरकार से बात करनी शुरू कर दी, जिस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, और धीरे धीरे कुछ पाबंदियों में ढील दी जाने लगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ये कहानी अभी भी अधूरी है। सैंक्शंस पूरी तरह से हटे नहीं हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी बहुत अनस्टेबल है, और वेनेजुएला का भविष्य वो आज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पर इस पूरी कहानी से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। असली पावर वो पैसा या हथियार में नहीं है। असली पावर है रिसोर्स में, संसाधनों में। इस केस में वो रिसोर्स है तेल, और जिसके हाथ में ये रिसोर्स है ना, पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल भी उसी के हाथ में होता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका की है, या ये कहानी हर उस देश, हर उस जगह की है जहां जमीन के नीचे तो बेहिसाब दौलत है, लेकिन उस दौलत की कीमत जमीन के ऊपर रहने वाले आम लोगों को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ती है?